जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर नंबर 74। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं होम असाइनमेंट। आपकी वॉल्यूम 2 में से कुछ केस स्टडीज़ आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी थी, उसकी डिस्कशन करेंगे आज। फिर हमारे लास्ट 3 कंसेप्ट रह गए हैं कोड ऑफ एथिक्स में, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट। एक दो चंद एक लाइनें या 2-4 लाइनें हैं। एक शायद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है और 5 है। 2-3 लाइन्स हैं, ये कल इंशाल्लाह इनको कंक्लूड कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोड ऑफ एथिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टडी करेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसीज, यानी फर्म जब अपने स्टाफ को कंपनसेट करती है, कोई डिफरेंट अगर बोनसेस वगैरह देती है तो उसकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, किस बेस के ऊपर बोनस देना चाहिए, किस बेस के ऊपर बोनस नहीं देना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअल आर थ्रेटन्ड लिटिगेशंस विद ऑडिट क्लाइंट, अगर किसी ऑडिट क्लाइंट के साथ कोई लिटिगेशन हो, कोई लीगल केस पेंडिंग हो, यानी ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में कोई झगड़ा है, लीगल केस चल रहा है, उस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट राइज होता है, क्या करना है हमने। और फिर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, क्या एक ऑडिट फर्म अपने ऑडिट क्लाइंट को, इंश्योरेंस क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, अगर कर सकती है तो कौन सी सर्विसेज की इजाज़त है, कौन सी सर्विसेज की इजाज़त नहीं है, और किन कंडीशंस के मुताबिक इजाज़त है, अगर किसी केस में इजाज़त है तो। ये हम डिस्कशन करेंगे कुछ। सबसे पहले होम असाइनमेंट। कल के लेक्चर में आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, आपने ज़रूर की होगी। कोई प्रॉब्लम है उसमें तो पूछ लीजिए, 1 बाय 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए दिया गया था आपको। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है? आसम होटल्स लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी। कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट पे अप्लाई होता है कि अनलिस्टेड पे भी? दोनों पे अप्लाई होता है। सिर्फ ऑडिट में अप्लाई होता है कि रिव्यू में? दोनों एंगेजमेंट्स पे अप्लाई होता है। शाबाश। सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होता है या जूनियर टीम मेंबर पे? सब पे। करेक्ट। आसम होटल लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड इज ऑडिटेड बाय मंसूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है। द पार्टनर्स ऑफ मंसूर एंड कंपनी स्टे इन द होटल्स मैनेज्ड बाय AHL व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। पार्टनर क्लाइंट के होटल में स्टे करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सिचुएशन कौन सी बन रही है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट। अच्छा, ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बन रहा? बिजनेस रिलेशनशिप कब बनता? जब क्लाइंट पार्टनर से या टीम मेंबर से गुड या सर्विसेज बाय कर रहा था। तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है। कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या सेफगार्ड्स है? क्या सेफगार्ड है? सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स हैं इसमें। क्या क्या फैक्टर्स हैं? टेंडिंग प्रोसेस फॉलो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है क्या ये क्लाइंट की? अनड्यू फेवर तो नहीं लेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? ठीक है। सेफगार्ड्स क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये जो बार बार स्टे करते हैं ना, नहीं करना चाहिए भाई। बार बार स्टे ना करें, कम स्टे किया करें, क्योंकि इसे दूसरे होटल में भी स्टे कर लिया करें। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन कम करना चाहिए। और जो पार्टनर ज्यादा स्टे करते हैं उनको फर्म से रिमूव करना है। उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि एंगेजमेंट टीम का हिस्सा वो ना हो। क्लियर? अच्छा, इसमें कोई कॉस्ट रीइंबर्स करने की बात करनी है? नहीं। वो कॉस्ट रीइंबर्स करने की बात कहाँ करते हैं? गिफ्ट वाले, इंड्यूसमेंट वाले केस में। शाबाश। तो 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। 8 का पार्ट, 8 भी ये पार्ट ये भी था। 8A सलीम इज, चले अगर हुआ नहीं हुआ बार कर लेते हैं। अब मुझे स्टूडेंट ने कहा था है ये असाइनमेंट में है। Discuss the threats and the related safeguarding in the following situation. Salim is the audit senior at Mango Industries Limited, MIL. MIL's finance manager has requested him to provide the residential addresses of the engagement manager and the engagement partner. कह रहे उनके घर का एड्रेस बताओ। घर का क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है? घर का एड्रेस बनाओ। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है? वो तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर यूज नहीं करना। यहाँ पे क्लाइंट इंफॉर्मेशन की बात थोड़ी कर रहा है, पार्टनर के घर की बात कर रहा है।
फिर इसके बाद द फाइनेंस मैनेजर वांट्स टू सेंड देम वन ऑफ MIL's लेटेस्ट प्रोडक्ट। ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल का केस नहीं है, वो तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। वैसे इजाजत के जनरली वैसे उसे इजाजत के बगैर बताना नहीं चाहिए घर का एड्रेस किसी। द फाइनेंस मैनेजर वांट्स टू, आगे रीजन बता रहा है कि क्यों घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ। कह रहा है फाइनेंस मैनेजर वांट्स टू सेंड देम वन ऑफ MIL's लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। वो कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स उनके घर पे एड्रेस पे भिजवाना चाहता है। अच्छा, अब ये उसने नहीं बताया कि उन्होंने ऑर्डर किया था फिर भिजवाना चाहता है। अगर उन्होंने ऑर्डर किया था ना और फिर भिजवाना चाह रहा है तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस बनता है। और अगर फ्री में भिजवा रहा है तो ये इंड्यूसमेंट का केस बनता है। इंड्यूसमेंट का केस बनता है नहीं। यहाँ पे आपको ये ज्यादा जजमेंट अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ पे कि फ्री इंड्यूसमेंट। हाँ चले, इंड्यूसमेंट से कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट और बस 3 थ्रेट हो गए। सेफगार्ड किस में डिपेंड करता है? सिग्निफिकेंस के ऊपर। ठीक है, अगर तो इसमें क्या करना चाहिए? सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए, मैनेजर को बताना नहीं चाहिए। और सीनियर मैनेजर, अगर ये सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए, फर्म की पार्टनर को, एंगेजमेंट मैनेजर को चाहिए, क्या चाहिए कि फाइनेंस मैनेजर से कहे कि हमें सेंड ना कीजिए। अगर किसी टीम मेंबर को ऑलरेडी सेंड, हो सकता है किसी के घर का उसे पता हो उसने ऑलरेडी सेंड कर दिया हो, तो वो या तो वापस कर दे उनको या उनकी कॉस्ट को रीइंबर्स करवाए और डॉक्यूमेंट कर दिया जाए कि ये वो क्लाइंट है जो हमें तोहफे तोहफ बेचता है। ये वो क्लाइंट है तोहफे तोहफ बेचता है। तोहफे तोहफ बेचने में अगर क्लाइंट आपको सिग्निफिकेंट गिफ्ट ऑफर करे, अगर क्लाइंट आपको सिग्निफिकेंट गिफ्ट ऑफर करे, थ्रेट है कि नहीं? इसमें कोई थ्रेट है। ये नॉर्मली क्लाइंट की इंटेग्रिटी में भी डाउट क्रिएट करता है कि इतना मेहरबान क्यों है हम पे, इतना हम फूफी के बेटे थोड़ी है, बड़ा गिफ्ट किस वजह से गिफ्ट दे रहा होता है? वो एक ही वजह, कोई ना कोई गड़बड़ है जिसको छुपाना चाह रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है जिसको छुपाना चाह रहा है। क्लियर? अगर आपको पता चले किसी क्लाइंट पे जाए, कंपनी तबाह हो गई है, डूब रही है, कोई पैसे नहीं उसके पास एम्प्लॉइज को सैलरी देने के, और CFO और CEO के घर में रोज पार्टियां चल रही होती हैं, मसला है कोई कि नहीं है? कि CFO और CEO कोई जद्दी पुश्ती अमीर होंगे, यह एज्यूम करना है हमने। क्या एज्यूम करना है? कि गड़बड़ है, कि ये कंपनी इन्हीं की वजह से डूब रही है, ये कंपनी का सारा पैसा घर में पार्टियों पे उजाड़ रहे हैं। अब मैं कंफर्म नहीं है, स्केप्टिसिज्म तो यही कहता है ना। तो फिर हमने CFO CEO के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको खास तौर पे करो, वेरीफाई करना। क्लियर? 8, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं होगी, है ना? कंफर्म है। नेक्स्ट 9 ये था डिस्कस द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्वड इन एंड द रिलेटेड सेफगार्ड इन। थ्रेट पूछा, सेफगार्ड सिग्निफिकेंस पूछे नहीं, छोड़ देंगे, लिखेंगे सिग्निफिकेंस। हाउस लिमिटेड ओन्स द बिल्डिंग इन विच द कराची ऑफिस ऑफ योर फर्म इज लोकेटेड। HL owns multiple projects across the city and provides its premises to various concerns on a rental basis. HL has requested your firm to become its auditor for the year ending 30th June 2018. Purchase of goods and services from client. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि पहले क्लाइंट बनता है, बाद में परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी तक ये सिचुएशन चल रही थी, अब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस पहले है क्लाइंट, लेकिन थ्रेट तो राइज हो गया, सिचुएशन तो हो गई, दोनों चीजें इकट्ठी हो गई तो थ्रेट राइज हो गया। तो कौन सा केस है ये? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला के बिजनेस रिलेशनशिप वाला के गिफ्ट वाला? गिफ्ट वाला क्यों नहीं है? अब फ्री में कोई चीज थोड़ी दे रहा है, गिफ्ट वगैरह तो फ्री में होते हैं, ये तो रेंट है, रेंट पे दिया, रेंट ले रहा होगा। कहाँ लिखा है रेंट ले रहा है? रेंटल बेसिस लिखा हुआ है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस है कि बिजनेस रिलेशनशिप है? परचेज ऑफ गुड एंड रिलेशनशिप।
अगर अगर ऑडिट फर्म में से कोई बंदा क्लाइंट से चीजें बाय करे, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है। क्लाइंट में से कोई बाय करे, बिजनेस रिलेशनशिप। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वही अभी डिस्कस किया है, क्लियर है। दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, दोबारा मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको बताने की जरूरत है। बताइए कौन सा थ्रेट राइज होगा परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस में? सेल्फ इंटरेस्ट है, शाबाश। और नहीं तो फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं होता? वो किस में होता है भला? वो गिफ्ट वाले इंड्यूसमेंट्स वाले केस में होता है, शाबाश। इसमें सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिग्निफिकेंस किस में डिपेंड करती है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आर्म लेंथ, टेंडरिंग प्रोसेस फॉलोड, अनड्यू फेवर तो नहीं, एग्जीक्यूट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेफगार्ड में क्या करना चाहिए? रिड्यूस द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन, रिमूव द। अच्छा, इसमें रिमूव वाली बात नहीं है क्योंकि फर्म ने हाँ, अगर थ्रेट इनसिग्निफिकेंट हो तो ठीक है, सिग्निफिकेंट हो या तो इसको रिड्यूस किया जाए या फर्म को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इंडिविजुअल को रिमूव करने वाली बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, फर्म में। टेंडरिंग प्रोसेस एक जनरल पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि आपने मार्केट में घूम फिर के 3-4 लोगों से पहले रेट पता किए हो, उसके बाद फेयर क्राइटेरिया की बेस पे इसके साथ ट्रांजैक्शन की हो। तो हमने देखना होगा कि जिस वक्त खरीदा गया था उस वक्त टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया था कि नहीं। अगर पहले से बिल्डिंग ली गई है रेंट पे तो क्या देखना है? जिस वक्त बिल्डिंग को रेंट पे लिया गया था उस वक्त टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया था कि नहीं किया था। चलिए 9 में कोई प्रॉब्लम? टेन बी पार्ट 3 यही था। डिस्कस द कैटेगरी ऑफ थ्रेट एंड रिलेटेड सेफगार्ड। सिग्निफिकेंस लिखना है कि नहीं? ये नई वाला कोई था। Salim has recently been promoted as a partner and the audit of TTL has been assigned to him. TTL owns and operates a chain of restaurants. The following matters are under his consideration. Salim has noticed that the firm often uses the restaurants run by TTL for conducted its functions. पहुंच गए हैं केस में सब, बट ठीक है, और डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है अभी। डिस्कस के 13 ये भी असाइनमेंट में था। 13 का पार्ट भी ए था कि बी था? चले ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। You are the manager on the audit of Hobbit Textiles Limited. Client has requested you to send 2 staff members on secondment for 3 months to assist Chief Financial Officer as its 2 senior accounting team members have resigned recently. कह रहा 2 बंदे भेज दो। लोन ऑफ टेम्परेरी स्टाफ। सेकेंडमेंट का मतलब यही होता है। सेकेंडमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की जगह, हाँ, किसी की जगह में बिजनेस स्टाफ को आर्जी तौर पे क्या थ्रेट राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सिमिलैरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट कैसे राइज होता है? अपने काम को एडवोकेट डिफेंड करेगा। अच्छा चलिए ठीक है। और इसके सेफगार्ड्स थे, मुझे याद आया इसमें एक अजीब बात थी। इस केस स्टडी में एक अजीब बात थी। अजीब बात ये थी, इसके सेफगार्ड 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे। एक सेफगार्ड उस वक्त थे जब ये टेम्परेरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको भेजा जा रहा था, और एक कैटेगरी सेफगार्ड की वो थी जब ये वापस आए थे और इनको ऑडिट का टीम बना के भेजा जा रहा था। रिजाइन करके आए थे। रिजाइन करके नहीं आए थे। वो रिजाइन नहीं, रिजाइन तो एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं है, ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस है। एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं है ये पता चल गया कि नहीं आपको? और एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं है ये। कौन से वाला केस है? एक्सचेंज ऑफ स्टाफ वाला, सेल ऑफ स्टाफ वाला, अकाउंटिंग सर्विसेज वाला। कौन सा है? हाँ शाबाश, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला। इसमें आपको याद है सेफगार्ड उसने 2
कैटेगरी। तो जिस वक्त हमारी टीम जा रही है टेम्परेरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जाने से पहले उसको 2 नसीहतें करनी है ये मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेना कि मैनेजरियल डिसीजन नहीं लेना और मैनेजमेंट के अंडर काम करना है, ठीक है। और मैनेजमेंट से कहना भाईजान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको डायरेक्ट सुपरवाइज करना, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, ये बंदा आपके हवाले 3 महीने के लिए आपका हुआ ये। और जब वो वापस आएगा उसे टीम का हिस्सा बना के भेजेंगे। पहले चीज ना बनाए तो बेहतर है, और अगर बनाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और रिव्यूअर पॉइंट क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा 10 का पार्ट ए कौन सा? पार्ट ए में क्या कह रहा है वो? प्रोजेक्टर में नहीं, अब वो जिस वक्त मैं कर रहा था ट्रांसफर उस भाई ने मुझे नहीं बताया। एन अनलिस्टेड कंपनी, नहीं ये तो आज करना है, नहीं सॉरी ये नहीं। 10 में कह रहा है एन अनलिस्टेड ऑर्डर क्लाइंट विच हैज, अच्छा ये अगर आज के ये 10 ये कल करते हैं, 13 का है। Your firm is the auditor of Prime Supermarkets Limited, a chain of supermarket. During a promotional campaign, the management has distributed discount vouchers, which have also been given to other team members. Discount voucher उन्होंने दिया, discount voucher। अब भाईजान क्या कर, कीड़े मार रहे हैं कि हमें मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इससे बेहतर है सुबह नहा के आया कर, दूसरे को भी मसले में डाला हुआ। प्रमोशनल स्कीम, डिस्काउंट वाउचर दिए। किसको डिस्काउंट वाउचर दिए? किसको डिस्काउंट? ऑडिटिंग में तो अच्छा किया, अब हमें नहीं डिस्काउंट, हमारा पहला हक है? हाँ हम हमें थोड़ी लगते हैं, शाबाश, एग्जैक्ट इसी तरह सोचना है। इसमें अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। उसने ये नहीं, एक क्वेश्चन में उसने कहा था कि हम अपना मोबाइल बनाते हैं और हम 10% डिस्काउंट एम्प्लॉइज को देते हैं, आपको भी ये डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने कहा हम एम्प्लॉय थोड़ी हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हम डिस्काउंट नहीं लेंगे, 10% तो बिल्कुल नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जो डिस्काउंट वाउचर दिए हैं उसने हमें, ये जनरल पब्लिक के लिए भी है कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। अगर तो ये डिस्काउंट वाउचर जनरल पब्लिक के लिए, अगर तो आप या तो दोनों डिस्कस कर लें या एक अजम्पशन अगर लेनी है तो क्या अजम्पशन लेंगे कि जनरल के लिए नहीं है। यानी हमने वो अजम्पशन लेनी है जिसमें थ्रेट क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में आ गया तो कोई ना कोई थ्रेट क्रिएट करना ही है। सिर्फ एक सिचुएशन आपको बताइए जिसमें थ्रेट क्रिएट नहीं होता, बाकी हर केस में थ्रेट क्रिएट होता है। टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो अगर तो ये जनरल पब्लिक को भी डिस्काउंट वाउचर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कोई थ्रेट राइज नहीं होता। और अगर ये जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए तो थ्रेट राइज होता है। और ये केस कौन सा होगा? इंड्यूसमेंट्स वाला, गिफ्ट वाला, के परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला? परचेज ऑफ गुड, क्योंकि डिस्काउंट परचेज में दिए जाते हैं, गिफ्ट पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, गिफ्ट पे तो फ्री में दिए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं। तो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला केस क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए टैक्स रिटर्न आज डिस्कस होता है ना अभी, बस यही क्वेश्चन थे, ये आपकी असाइनमेंट थी, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 12 का बी, 12 का बी, ABC leasing company has a lease portfolio of rupees 500 million. Atif, the audit manager on ABC, has obtained a lease finance amounting to rupees 800,000. अच्छा अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अगर वो कहता है, इसमें क्लियरली हमें बताता कि लीज में हमने गुड्स को बाय किया है। लीज पे नॉर्मली कुछ ना कुछ, नॉर्मली कोई गाड़ी वगैरह बाय करते हैं, इस तरह की महंगी चीजें, तो फिर हम इसको परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में लेके जाए। और अगर वो कहता कि आपने लोन लिया है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि नॉर्मली लीजिंग कंपनीज लोन नहीं बल्कि गुड्स या सर्विसेज, गुड्स बेसिकली सेल करते हैं। तो ये हमें किस केस में इसको क्लासीफाई करना चाहिए? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। उसने किस में किया हुआ?
परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में किया हो ना। हाँ जी, एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स में था कि क्लाइंट ने, नहीं वो मेरा क्वेश्चन नहीं, एक रियल केस था। एक फर्म थी, उसने अपने क्लाइंट से फाइनेंस लीज पे कुछ चीज़ें इंक्वायर की थी, फाइनेंस लीज पे, तो रिक्वायरमेंट थी। अब अगर तो ये कोड ऑफ एथिक्स में से क्वेश्चन पूछता तो हम इसे किस में क्लासीफाई करते हैं, किसमें, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोर्ट में केस हुआ था ये, और लीगल रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन करना था, क्योंकि अगर दोनों जगह पे अप्लाई हो रहा हो ना तो हम पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो कोर्ट डिस्कशन ये चली क्या ये इंडेटेडनेस है कि नहीं है, लीज पे, फाइनेंस लीज पे चीज़ें लेना क्लाइंट से, क्या इंडेटेडनेस है कि नहीं है। ठीक है इंडेटेडनेस, क्या ये सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है। हाँ, पहले ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात नहीं थी, तो उस वक्त कोर्ट ने वार्निंग देके उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात आ गई। पहले हर तरह का जो डेट होता था, हर तरह उसको वो कहते थे पाबंदी है। अब उन्होंने कहा अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है अगर लीजिंग कंपनी से लीज में कुछ एसेट्स लिए और अभी उनकी अमाउंट पेंडिंग है, अब का लॉ ज्यादा क्लियर है, क्योंकि उसने क्लियरली बता दिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होंगी ये। लेकिन 3-4 साल पहले तक ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली लाइन नहीं थी, तो हर तरह की जो डेट होता था, चाहे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उस पर डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो जाती है। तो अब ये चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर यही क्वेश्चन हमसे वो लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूछे कि लीज पे चीजें नहीं, हम क्या कहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया। तो इसको हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी डिस्कस कर लिया। केस याद आया मुझे, मैंने डिस्कस कर दिया। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। बड़े बड़े कंसेप्ट्स हमने सारे कर लिए, सिर्फ अब कुछ छोटे कंसेप्ट्स रह गए हैं। 3 है, छोटे भी नहीं कहना चाहिए, खास तौर पे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाले को। पहले पढ़ लेते हैं कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। मैं वैल्यूएशन पॉलिसीज आपको बताता हूं कि आपने बताना इसमें कोई कबाहत की बात है कि नहीं। फर्म की पॉलिसी ये है कि जो मैनेजर्स हैं, ऑडिट मैनेजर्स, उनसे कहा जाता है कि जब आप क्लाइंट के पास जाएं ना, तो जहां पे आप अपने ऑडिट के बारे में डिस्कशन करें, वहां पे अपनी फर्म की दूसरी सर्विसेज जो फर्म प्रोवाइड करती है, अपने अपने क्लाइंट्स को उनके बारे में भी अवेयर करें। और अगर क्लाइंट्स एग्री हो जाता है हमसे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हासिल करने के लिए, जो बहुत सी हो सकती हैं, टैक्स सर्विसेज हो सकती है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग सर्विसेज हो सकती हैं, और इसके अलावा भी एडवाइजरी की सर्विसेज हो सकती है। अगर क्लाइंट एग्री कर जाए तो जितनी फीस होगी उसका 10% आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। या जो भी मैनेजर 1 साल के दौरान में 5 करोड़ तक की नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करेगा क्लाइंट्स को, उसको पार्टनर प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह की पॉलिसीज ये इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉलिसीज या इवैल्यूएशन पॉलिसीज। इवैल्यूएशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी एनुअल अप्रेजल बनेगी और आपकी प्रमोशन या बोनस का डिसीजन इस बेस के ऊपर होगा कि आपने इस साल में अपने इंश्योरेंस क्लाइंट को कितनी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल की हैं। यह है वैल्यूएशन एंड कंपनसेशन पॉलिसी। इसमें कोई कबाहत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? इमेजिन कीजिए आपके पार्टनर ने आपको ये टारगेट दिया और आप मेरे पास, मैं सीएफओ हूं, आप मेरे पास आ गए, सर हमारी फर्म ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। मैं कहूँगा भाईजान हम तो ऑलरेडी ये काम दूसरी फर्म से करवा रहे हैं, आप मुझे कन्विंस करेंगे सर नहीं दूसरी फर्म भी, लेकिन हम आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, हम ऑडिट करते हैं। वो तो ऑडिट नहीं करते ना, वो आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं जानते डिटेल में जितना हम, तो बराए मेहरबानी हमें आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। मैं कहता भाई नहीं जानते तो जान जाएंगे, 1-2 दफ़ा काम करेंगे तो। आप इंसिस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट करेंगे, फिर मैं आपसे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा अच्छा एक शर्त के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, क्या आप ये गारंटी दीजिए मुझे अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन शॉपिंग, इस चीज को फिर रिश्वत के तौर पे यूज किया जा सकता है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर फर्म की कंपनसेशन
एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज में किसी ऑडिट क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करना भी शामिल है। इसका मतलब है आपका ऑडिट स्टाफ के अंडर प्रेशर होगा कि वो अपने क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करे, और इसके लिए हो सकता है क्लाइंट की वो कुछ दूसरी बातें भी मान लें जो कि या कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो। समझ आया थ्रेट? कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि जाहिर है कंपनसेशन या प्रमोशन डिसीजन होंगे इसकी बेस पे। क्या एक्शन करना चाहिए? कंपनसेशन प्लान को खत्म कर दे, रिवाइज कर दे। यानी इसमें रिवाइज करने से मुराद ये है कि उसमें इस तरह की पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए कि क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करना है, ये क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल ने कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का एग्रीमेंट क्लाइंट से किया है, लिया, तो फिर उसे उस क्लाइंट पे दोबारा ऑडिट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इसने फेवर ली है क्लाइंट से, तो अब फेवर देगा भी इन रिटर्न। क्लियर? एग्री करते हैं वैल्यूएशन एंड कंपनसेशन पॉलिसी से थ्रेट क्रिएट होता है और ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन। एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन किसको कहते हैं? लीगल केस चल रहा हो किसके दरमियान में? ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में। एक्चुअल का मतलब क्या है? एक्चुअल केस चल रहा है। थ्रेटन का मतलब क्या है? धमकी। अगर धमकी भी दी जाए तो इससे भी थ्रेट अराइज हो जाता है। जैसे क्लाइंट ने कहा, सर अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, हम आपको इस एजीएम में रिमूव करके आपकी जगह पे किसी दूसरे को अपॉइंट कर देंगे। ये थ्रेट कर रहा है हमें। अगर क्लाइंट हमें थ्रेट करे, हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा, लिटिगेशन या वैसे कोई एग्रेसिव एक्शन, तो कौन सा थ्रेट राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट। शाबाश। ये हमें पता चले कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, क्लाइंट की बैलेंस शीट में एक प्रॉपर्टी अपीयर हो रही है जिसका डिस्प्यूट है ओनरशिप का, और वो डिस्प्यूट है क्लाइंट के दरमियान में, हमारे एक टीम मेंबर के दरमियान में, हमारे एक टीम मेंबर के साथ डिस्प्यूट है, या कोई और पर्सनल केस चल रहा है हमारे एक टीम मेंबर, अदर टीम मेंबर और क्लाइंट के एक डायरेक्टर के दरमियान में, किसी भी वजह से। ये लिटिगेशंस या थ्रेटेंड लिटिगेशंस हैं। इनसे बेसिकली ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिससे इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है। तो अगर लिटिगेशन चल रही हो फर्म के और क्लाइंट के दरमियान में, या फर्म के किसी टीम मेंबर और क्लाइंट के किसी डायरेक्टर एम्प्लॉय के दरमियान में, थ्रेट राइज होगा कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन है थ्रेट है। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे? शाबाश शाबाश। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे? नहीं समझ आया ना? तो क्या करना है? जाहिर है केस का फैसला होगा किसी ना किसी एसेट की बेस पे डिस्प्यूट राइज होता है ना। जैसे मैं प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी, केस होता है किस चीज का है? वो किसी ना किसी ज्यादातर किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट पे होगा ना, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होगी। समझ आया? आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या करना है? निकाल लेना। तो एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन से कौन कौन सा थ्रेट राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट। फैक्टर्स, कौन से? ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाले हैं। कोई डायरेक्ट सेफगार्ड भी आ जाए नहीं, इसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो लिखे हुए हैं और वो ये नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट हाँ ठीक है, अभी ठीक करते हैं। अरे भाई आ जाइए, पॉज कर दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए जी। तो फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे थ्रेट डिपेंड करता है? मटीरियलिटी ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन किस अमाउंट की है, वेदर लिटिगेशन रिलेट्स टू ए प्रायर ऑडिट एंगेजमेंट, क्या प्रीवियस किसी ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे अगर आपको पता चले कि पिछले साल आपने ऑडिट किया था, सीएफओ ने कहा है अपने लॉयर को कि ज़रा चेक कीजिए हम अपने ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। लॉयर ने कहा वो क्यों? सीएफओ ने कहा इसलिए कि पिछले साल उन्होंने 15,835 रुपये की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की थी, तो ज़रा पॉसिबिलिटी चेक कीजिए क्या हम ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया, नेग्लिजेंट ऑडिट किया। अगर सीएफओ सोच रहा है कि हमारे पिछले साल के ऑडिट के बेस के ऊपर हमारे खिलाफ ओपिनियन, हमारे खिलाफ केस फाइल करे, थ्रेट राइज हुआ? बिल्कुल राइज हुआ। कौन सा थ्रेट?
सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। अब किस पे डिपेंड करती है इसकी सिग्निफिकेंस? मटीरियलिटी ऑफ लिटिगेशन पे और वेदर दिस लिटिगेशन रिलेट्स टू प्रायर राइट। इसका मतलब यह है कि जितनी लिटिगेशन अगर ये हमारे किसी पिछले ऑर्डर से रिलेट करती है तो जितनी पुरानी लिटिगेशन होगी उतनी सिग्निफिकेंस कम है, और जितनी लेटेस्ट लिटिगेशन होगी उतनी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो लिटिगेशन हमारे किसी पुराने ऑडिट के नतीजे में भी हो सकती है कि क्लाइंट हमारे, अक्सर ये क्लाइंट केस फाइल करता है। नॉर्मली जो ऑडिटर और क्लाइंट के दरम्यान में केस फाइल किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं ज्यादातर। क्लाइंट ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल करता है कि इन्होंने ओपिनियन ठीक नहीं दिया, मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं किया जो इन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट या तो इमटेरियल होती हैं या फ्रॉड होती हैं जिनको हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन प्रोटेक्ट कर देती हैं। लेकिन बहरहाल केस फाइल करने में क्या, केस तो फाइल कर सकते हैं ना, झूठा या सच्चा है। उसी तरह ऑडिटर जो क्लाइंट के खिलाफ केस फाइल करता है वो नॉर्मली रिकवरी ऑफ फी का होता है कि फी पे नहीं की क्लाइंट ने। तो जब कभी इस तरह के केसेस हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है और इंटिमिडेशन थ्रेट। सेफगार्ड्स क्या होंगे? अगर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उस केस में, उस इंडिविजुअल को रिमूव कर, और अगर फर्म ने केस किया है, फर्म इन्वॉल्व है केस में, एंगेजमेंट से विड्रॉ करते हैं। और अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो तो क्या करें? रिव्यूअर को अपॉइंट करते हैं। क्लियर? हमने स्टडी कर लिया वैल्यूएशन पॉलिसीज, हमने स्टडी कर लिया लिटिगेशन। अब चलते हैं नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। ये नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज होती क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज जो हम ऑडिटर की टोटल सर्विसेज ना चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोवाइड करता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सीए फर्म कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है? इंश्योरेंस सर्विसेज और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज के एग्जांपल्स क्या हैं? ऑडिट एंड रिव्यू। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज के एग्जांपल्स क्या हैं? टैक्स सर्विसेज, काउंटिंग सर्विसेज और अदर एडवाइजरी वगैरह सर्विसेज। लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक दो एग्जांपल्स क्या हैं? बुक कीपिंग सर्विसेज और टैक्स सर्विसेज। बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज एंड टैक्स सर्विसेज। बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज से क्या मुराद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये है काउंटिंग सर्विसेज। बुक की सम टाइम क्लाइंट ये कहता है कि सर हमारे जनरल लेजर ट्रायल भी आप मेंटेन करें। ठीक है, अक्सर आप जब आर्टिकल्स में जाएंगे या जब सीफैप लेवल पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश नहीं करते, बल्कि इनको आउटसोर्स कर देते हैं। खास तौर पे जो फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंपनीज होती हैं ना, छोटी कंपनीज, ये अपना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला इन जगहों पे कुछ फर्म्स होती हैं जो इस सर्विसेज प्रोवाइड कर फ्रीलांसिंग का काम उनको देती हैं, वो इनके बिहाफ पे बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये काउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड काउंटिंग सर्विसेज का कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक ऑडिटर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, क्या क्लाइंट अगर कहे तो वो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता है, या क्लाइंट अगर कहे तो वो खुद जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकता है? इसमें थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अगर ऑडिटर ये चीजें खुद बनाएगा, वो खुद जनरल लेजर ट्रायल बनाएगा, वो खुद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएगा, तो उसको चेक कौन करेगा? क्या वो खुद ही चेक करेगा? इस वजह से कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज से सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है। कहता है अगर आप क्लाइंट को ये काम करके देना तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट ऑडिटर से कहता नहीं है कि काम कर, उससे पूछता है, गाइडेंस लेता है, डिस्कशन करता है, सर लाइफो के ऊपर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर दूं? खबरदार, हम कहते हैं खबरदार, लाइफो की इजाजत नहीं है। वो कहता है अच्छा फिर फाइफो के मुताबिक करता हूं। अब क्लाइंट ने फाइफो के मुताबिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर दी, कोई थ्रेट है इसमें? ये नॉर्मल रूटीन नेचर का काम है। मतलब ये ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में काउंटिंग इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होना ये रूटीन नेचर का काम है, इसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। क्लाइंट ने पूछा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करूं कि डायरेक्ट? हम कहेंगे भाई इजाजत दोनों की है, लेकिन फॉलो कौन सा करना है ये तुम्हारी मर्जी। हम उसे डिसीजन नहीं करवाते, डिस्कशन में हमने उसे डिसीजन नहीं करवाने के हमारे कहने पे ये वो कल को फंस गया तो कहेगा सर आपने कहा था ये तो बड़ी मुश्किल है, अब आप खुद बना के दे।
तो हम उसे जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है वो बता सकते हैं, लेकिन ना तो काम खुद करना है और ना ही कोई डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन करना उसके बिहाफ पे। हम उसे ये कह देंगे इन्वेंट्री में FIFO वेटेड एवरेज दोनों की जरूरत है, वो कहे सर मेथड कौन सा फॉलो करूं, नहीं पता। वो कहे सर क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करने की जरूरत होती है हर साल, हम कहेंगे बिल्कुल होती है। अच्छा किस रेट के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करूं, ये हम नहीं बताएंगे, मैनेजरियल डिसीजन। हम कहेंगे भाई हमने चेक करना है, हम खुद अगर बता देंगे तो फिर चेक कौन करेगा। तो रूटीन नेचर की डिस्कशन ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में जो जुबानी कलामी हो, जिसमें मैनेजरियल डिसीजन नहीं होते, फॉर्मल, उसकी इजाजत है, उसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। लेकिन अगर हम क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर, कम्प्लेक्स मैटर्स के ऊपर, या उसको खुद प्रिपेयर करके दे रहे हो, क्लाइंट अक्सर क्लाइंट आ जाता है प्रैक्टिस में, कहता है सर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो मैंने बना ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन रही मेरे पास। हमारे एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसका रिव्यू था, लिस्टेड क्लाइंट, वो कह रहा था सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ही बना दे तो अच्छा है। क्लाइंट कोशिश तो पहले यही करता है ना काम करना पड़े, आप बना दे। क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था? नहीं, हमने कहा नहीं भाई, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, हम बनाएंगे तो चेक कौन करेगा। बनानी आपने खुद, हमने ये कहा जैसी तैसी बनती है आप बना लें, बाकी हम उसको वेरीफाई करते हुए उसमें जो ऊंच नीच होगी वो एडजस्ट हो जाएंगे, कोई गलती हुई निकाल लेंगे, लेकिन बनाएंगे हम नहीं, बनाएंगे आप है। लेकिन क्लाइंट अगर कहे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिव्यू में बनाना जरूरी होता है क्या, तो वो हम उसे बता देंगे कि भाई रिव्यू में जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वही रहेगा, चाहे वो ऑडिट है चाहे रिव्यू है। तो इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अब ये बुक कीपिंग और काउंटिंग सर्विसेज पता चल गया आपको क्या है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। अगर लिस्टेड क्लाइंट हो, कोड ऑफ एथिक्स कहता है करीब भी ना जाना अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज के। लिस्टेड क्लाइंट्स ज्यादा सिवियर होते हैं। अच्छा, लिस्टेड क्लाइंट को ना एक नाम लिख ले, कोड ऑफ एथिक्स नाम देता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, लिखा हुआ है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो केस स्टडी कहीं एग्जाम क्वेश्चन में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी आ जाए, आप कहीं ये कौन सी होती है। लिस्टेड क्लाइंट को कोड ऑफ एथिक्स क्या नाम देता है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के नाम से आता है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो बुक कीपिंग काउंटिंग सर्विसेज दूर दूर से सलाम, कुछ नहीं प्रोवाइड करना। और अगर अनलिस्टेड क्लाइंट है तो रूटीन और मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। अब आपको रूटीन या मैकेनिकल, इसमें ना रूटीन के बजाय मैकेनिकल के लफ्ज के ऊपर गौर करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी सर्विस कि किस तरह की सर्विस। यानी लिस्टेड में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, अनलिस्टेड में मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब हम रोबोट की तरह काम करेंगे, जो क्लाइंट कहेगा वह कर। लेकिन रूटीन जजमेंट वाला काम, रोबोट में अकल नहीं होती अपनी, तो हम जजमेंट वाला काम नहीं करेंगे। जजमेंट क्लाइंट अगर कहे एप्रोप्रिएट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो तो रोबोट करेगा काम, रोबोट नहीं करेगा। अगर क्लाइंट कहे 10% डेप्रिसिएशन रेट के मुताबिक फिर करेंगे। ये जजमेंट्स क्लाइंट की जिम्मेदारी है, अजम्पशंस क्या रखनी है क्लाइंट की जिम्मेदारी है। क्लाइंट हमें क्लाइंट कहे कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करो, हम कहेंगे चक्कर ही कोई नहीं है, पहले बताओ अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है, रेट क्या है। अच्छा, अगर क्लाइंट कहे अच्छा एंट्री पास कर दे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 580 और कहे ये एंट्री पास करो, ये कर देंगे क्या? ये मैकेनिकल नेचर की, इसको कर देंगे। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये सारे काम कर देंगे, क्योंकि ये कौन से हैं। एग्जाम्पल्स को जरा गौर से समझिएगा। कहता है जो ट्रांजैक्शंस क्लाइंट ने प्रूव कर दी ना, क्लाइंट ने प्रूव कर दी, डेबिट क्रेडिट अप्रूव करके क्लाइंट ने हमें वाउचर दे दिया, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? मैकेनिकल नेचर की सर्विस है, अप्रूव हो गई। क्या जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उन्हें लेजर में ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें भी कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। और ट्रायल बैलेंस और क्लाइंट की इंफॉर्मेशन की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए जजमेंट्स अजम्पशंस हमारी नहीं होंगी, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट की होगी। इसको हम कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल, इसका मतलब ये हुआ
क्या हम एज ऑडिटर अपने ऑडिट क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं? पहले लिखेंगे, इसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सॉरी सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज होता है। फिर क्या लिखेंगे? अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो बिल्कुल भी नहीं, अनलिस्टेड है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन सी सर्विसेज? मैकेनिकल एंड रूटीन नेचर की। फिर एग्जांपल्स के तौर पे ये दे देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए जो रिकॉर्ड यूज करना है वो क्लाइंट का अप्रूव्ड होना चाहिए। जनरल लेजर ट्रायल ट्रांजैक्शन की अप्रूवल किसकी तरफ से होनी चाहिए? हमने अपनी तरफ से एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। यानी क्लाइंट कहे सेल तो ये आज 10,000 की, हम कहेंगे ठीक है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट ये कर सकते हैं हम। फिर क्लाइंट से पूछेंगे प्रोविजन की एंट्री डालनी है कि नहीं डालनी। क्लाइंट ने कहा अगर प्रोविजन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए उसको कर देंगे। क्लाइंट से पूछ के कितनी अमाउंट की प्रोविजन का, अपनी जजमेंट नहीं लगाएंगे। ये क्लियर हो गया एग्जांपल। अच्छा, सेफगार्ड कहते हैं लिस्टेड में तो आप कर ही नहीं ना सकते, तो ये सेफगार्ड लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है। ये सेफगार्ड किस कंपनी के लिए? अनलिस्टेड के, जिसको आप रूटीन नेचर की सर्विस। हालांकि देखा जाए तो रूटीन नेचर की सर्विसेज में अब थ्रेट नहीं है इतना, क्योंकि काम सारा क्लाइंट कर रहा है, अप्रूव वो कर रहा है, हम सिर्फ उसे अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी कोड ऑफ एथिक्स कहता है सेफगार्ड कि आपने डिफरेंट प्रोफेशनल को यूज करना है, डिफरेंट टीम को यूज करना है। एश्योरेंस सर्विसेज, क्योंकि आप ही ऑडिटर हैं और आप ही रूटीन नेचर की अकाउंटिंग बुक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ही दोनों काम कर रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है, जो अकाउंटिंग नेचर की बुक कीपिंग सर्विसेज हैं उनके लिए अलग टीम होगी, फेमिलियरिटी थ्रेड तब कैसे आएगा? तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा, वो मैं मानता हूं। फेमिलियरिटी कहां से आएगा? फेमिलियरिटी थ्रेड तो उस वक्त राइज होता है जब क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट के अंडर टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। हाँ, इसमें तो हम अपने ऑफिस में बैठे होंगे नॉर्मली, ठीक है, वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में होता है फेमिलियरिटी थ्रेड। इसमें मेरे ख्याल में तो फेमिलियरिटी थ्रेड इसमें नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि इसमें नॉर्मली हम अपने ऑफिस में, और कभी कभार आना जाना होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्टे नहीं होता कि इससे फेमिलियरिटी थ्रेड रहे। फेमिलियरिटी थ्रेड तो जब 4-5 महीने तक स्टे करेंगे फिर थ्रेड राइज हो सकता है जी। तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज क्लियर हो गई। लिस्टेड और अनलिस्टेड ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें आई कैप की बुक में पहले एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होता भी शायद है मुस्तंसर वाला, वो पहला दूसरा क्वेश्चन शायद आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है। उसमें उसने लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी, उसमें मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। उसने लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी और नीचे उसने थ्रेट और सेफगार्ड वगैरह सारे बता दिए हुए। हालांकि मेरी असेसमेंट के मुताबिक उसका आंसर ये होना चाहिए, या तो उसका लिस्टेड की बजाय लफ्ज अनलिस्टेड होना चाहिए था, या लिस्टेड का लफ्ज ही डिलीट कर देना चाहिए, सिर्फ ऑडिट लाइन की बात करें। क्योंकि अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो हमारा क्वेश्चन 2 लाइनों में खत्म हो जाता है। हम थ्रेट बता देते हैं कि इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या लिखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स इसकी इजाजत नहीं देता। नेक्स्ट है टैक्स सर्विसेज। अच्छा, अब टैक्स में 2-3 तरह की सर्विसेज हैं, दोनों जरा समझिएगा। एक सर्विस क्या है, 3 तरह की सर्विसेज हैं टैक्स। पहली सर्विस ये, हम बैठे हुए, क्लाइंट ने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी हमने कहा अच्छा दिखाओ। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई, हमने देखा उनके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं थी। हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, उसने कहा सर वो तो आप बना दें। कौन सा केस है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज वाला। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई हुई है, उसके अंदर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की हुई। हमने कहा भाई डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन तो करो। उसने कहा सर वो क्या होता है? नॉर्मली क्लाइंट को डेफर्ड टैक्स का नहीं पता, ठीक है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो वहां पे बैठा हो, उनको पता होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट मैंने नहीं देखा कि उसको डेफर्ड टैक्स का नॉलेज हो और वो इस काबिल हो कि डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता हो।
तो उसने कहा सर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन आप कर दीजिए, यानी फाइनेंशियल स्टेट टैक्स की कैलकुलेशन हमसे करवा रहा है किस पर्पज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग करने के लिए। किस पर्पज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। ये तकरीबन इस सिचुएशन से मिलते जुलते हैं, इसी में आता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, उसमें सिर्फ एक हेड प्रिपेयर हो रहा है, तो सिग्निफिकेंस कम है, लेकिन थ्रेट उधर भी वही राइज होगा। कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये टैक्स कैलकुलेशन समझ आ गई। दूसरा, क्लाइंट ने कहा सर टैक्स कैलकुलेट कर ले हमारा। हमने कहा किस मकसद के लिए? उन्होंने कहा रिटर्न फाइल करनी है, एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। हमने कहा एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, मसला ही कोई नहीं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? एफबीआर अपनी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि टैक्स रिटर्न की जिम्मेदारी क्लाइंट ले कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरी है, ये ना कि हम क्लाइंट के बिहाफ पे सबमिट करवाएं और फिर क्लाइंट के अच्छा तुमने सबमिट करवाई ना, टैक्स भी तुम अदा करो। अगर भाई हम थोड़ी करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट को एक्सेप्ट। ठीक है, हमने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, महीने बाद क्लाइंट फिर भागा भागा आ गया, कह रहा है सर एक टैक्स सर्विस और आपसे ऑब्टेन करनी है। हमने कहा पहले तुम्हें टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड की अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए, फिर तुम्हें टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड की टैक्स रिटर्न के लिए, अब किस लिए टैक्स सर्विसेज? कह रहे अब टैक्स सर्विसेज कोर्ट केस के लिए। क्या सर वो जो आपने रिटर्न फाइल की थी ना, एफबीआर ने उसमें से गलतियां निकाल के उसमें अच्छी खासी टैक्स लाइबिलिटी हमारी डबल कर दिया है, और चूंकि आपने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की थी, आप ज्यादा नॉलेजेबल पार्टी, हम चाहते हैं आप हमारे बिहाफ पे थर्ड पार्टी यानी जज के सामने जाके प्रेजेंट हो और हमारा दिफा करें, हमारा दिफा करें। अब ये टैक्स की सर्विस डिफरेंट, याद रखें हर सर्विस के अलग-अलग पैसे लेने हैं, टैक्स कैलकुलेशन के अलग पैसे, रिटर्न फाइल करने के अलग। क्लाइंट कहेगा सर सारा टैक्स का काम ही तो है, हम कहेंगे नहीं नहीं सर्विसेज अलग है, काउंटिंग की सर्विस अलग है, टैक्स रिटर्न की सर्विस अलग है, ये कोर्ट केस वाली सर्विस अलग है। इसके तो इसमें अच्छा अब देखते हैं, सिचुएशन समझ आ गई तीन। सबसे पहले वो कहता है टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की बात है, इसमें कोई थ्रेट क्रिएट नहीं होता, करे टैक्स रिटर्न फाइल करे। ठीक है, हमारे बहुत से बड़े जो ऑडिट क्लाइंट्स थे उनका ऑडिट भी हम कर रहे होते थे, हमारी ही फर्म का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनकी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा होता था। और ये टैक्स कैलकुलेशन किस लिए है? अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। थ्रेट कौन सा राइज होता है? फैक्टर्स, टैक्स का एरिया कितना बड़ा है, टैक्स अमाउंट कितनी है, नेचर ऑफ क्लाइंट लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, किसमें ज्यादा होगा सिग्निफिकेंस? डेफिनेटली। सेफगार्ड्स क्या है? अगर क्लाइंट लिस्टेड है और मटेरियल है, एरिया अमाउंट मटेरियल है और क्लाइंट लिस्टेड है, तो लिस्टेड को तो हमने इधर भी दूर दूर से सलाम कर दिया था, इधर भी दूर दूर से सलाम कर देंगे, क्योंकि तकरीबन वही केस बन रहा है ना। फर्क सिर्फ यह है कि ये थोड़ा एक हेड पे है, और इसमें भी अगर मटेरियल है तो लिस्टेड क्लाइंट को हमने नहीं प्रोवाइड करते। अदर केसेस में, यानी अदर केसेस कौन से होंगे? अनलिस्टेड है, फिर क्या करें? टीम सेपरेट भेजे, इंडिपेंडेंट, यानी यही तकरीबन यही सिर्फ ये मटेरियल का वर्ड उसने ऐड कर दिया है, वरना बाकी सारे थ्रेट भी सेफगार्ड भी क्लियर। दो टैक्स रिलेटेड सर्विसेज होगी, एक कौन सी? टैक्स कैलकुलेशन, दूसरी टैक्स रिटर्न फाइल करनी। अब कौन सी रह गई? कोर्ट में क्या एफबीआर ने, या अपील में चले गए हम। एफबीआर, अच्छा एफबीआर का तो काम यही होता है, वो टैक्स रिटर्न रिवाइज करके लोगों को कहता है पैसे देते रहो, शरीफ आदमी वैसे ही घबरा जाता है। लेकिन कंपनीज भी आदी होती हैं, प्रैक्टिस में आप जाएंगे ना, आप ये देखेंगे बिला वजह नोटिस भेज रहे होते हैं, कुछ और भी चक्कर होते हैं। तो अब कंपनीज उन नोटिस को फिर पे नहीं करती, कंपनी कहती है अच्छा हम भी कोर्ट में केस करते हैं, आए जरा देखते हैं। पहले तो कहते हैं अंदर खाते को थोड़ा बहुत, टैक्स में बड़ा मसला है, हो सकती है सर एडजस्टमेंट तो कर दें, कुछ आप हमारा ख्याल करें, कुछ हम आपका ख्याल करते हैं, अगर बात कहीं पे बन जाए ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो फिर हम कहते हैं सर जी अब कोर्ट में बात होगी।
असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स। टैक्स के डिस्प्यूट है। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक दफा उसने कहा कि क्लाइंट हमसे ये कह रहा है कि हम उसके टैक्स का डिस्प्यूट है ना, वो केस हम लड़े, उसमें तो थ्रेट राइज होता है। एक में उसने कहा सर एग्जिस्टिंग टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है, हमने उसमें आपसे एडवाइस लेनी है कि हम क्या करें। बस का ऐसा होता है ना, सेकंड ओपिनियन लिया जाता है। इसमें थ्रेट राइज हो रहा है कि नहीं? इसमें भी थ्रेट राइज हो रहा है। ये असिस्टेंस का लफ्ज नोट करें। असिस्ट यानी आप अगर क्लाइंट के बिहाफ पे खुद डिफेंड करते हैं तो भी, या क्लाइंट को असिस्ट करते हैं टैक्स डिस्प्यूट, तब भी थ्रेट राइज होगा। कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि जाहिर है इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो जाएगा। लिटिगेशन की प्रोविजन एस्टीमेट एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। एडवोकेसी थ्रेट, ये तो आपको होता है थर्ड पार्टी के सामने डिफेंड कर। एडवोकेसी थ्रेट की सबसे बड़ी एग्जांपल यही थी, थर्ड पार्टी के सामने लीगल केसेस में क्लाइंट को डिफेंड करना। सेफगार्ड में क्या है? अगर मटेरियल है डिस्प्यूट अलाउड नहीं है। फॉर अदर केसेस सेपरेट टीम, यही वाला जी, ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों में, लेकिन अगर मटेरियल है तो अलाउड नहीं है। इसमें थोड़ा फर्क है। क्लियर? ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स खत्म होगा। 6 लाइनें रह गई, 5 बल्कि 5। 2 तो मैंने अभी आज के लेक्चर में बताई दी है। क्या अगर आप हिम्मत करें ना 2 मिनट, तो वो भी आज ही मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि कल हम क्वेश्चन भी डिस्कस करें, केस स्टडी भी, और नया टॉपिक भी स्टार्ट करें। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। जनरल रूल्स, सम जनरल रूल्स, ये पेज 85 पढ़ के देखे, समझ आती है आपको? कहता है दिस पार्ट अप्लाइज टू बोथ ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। बताया था आज। अगर एग्जाम क्वेश्चन में कहे रिव्यू एंगेजमेंट है तो हम क्या कहेंगे? उसमें कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होता। और फिर कह रहा है फर्म हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑडिट एंड थ्रू आउट एंगेजमेंट पीरियड। ये चैप्टर 6 में सीखा था हमने कि सिर्फ एक्सेप्टेंस के स्टेज पे नहीं, बाद में थ्रू आउट, जब तक। और एंगेजमेंट पीरियड कब तक चलता है वाला? जब तक रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर नहीं, हाँ जी, जब तक रिपोर्ट नहीं साइन कर देते। ठीक है? और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसमें क्या बता रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल भी बहुत से कंप्लाई हो जाते हैं। यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने से इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर भी कंप्लाई हो जाते हैं। यानी स्केप्टिसिज्म होगा तो आप ज्यादा ध्यान से काम करेंगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। स्केप्टिसिज्म होगा तो कोई इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, डायरेक्टर से पूछेंगे क्या रीजन है, और अगर लगे डायरेक्टर झूठ बोल रहे हैं तो इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अगर इंडिपेंडेंस में थ्रेट आया तो हम स्केप्टिसिज्म को सामने रखते हुए मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। सिंपल। नहीं समझ आएगा? बस इतना ध्यान में रखें। क्या रिलेशनशिप है स्केप्टिसिज्म का फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल के साथ? एक ही रिलेशनशिप है। क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंश्योर कंप्लायंस विद फॉलोइंग फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और एक एग्जांपल दिया, जैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कैसे कंप्लाई होता है स्केप्टिसिज्म की वजह से। अगर कोई स्केप्टिसिज्म, कोई इवेंट या जिससे रिस्क सामने आता है तो हम ज्यादा करते हैं ना। यही तो कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर कहता है कि ध्यान से काम करो। स्केप्टिसिज्म की वजह से हम ध्यान से काम करते हैं। इंटेग्रिटी की वजह से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सामने रखते हुए ऐसा प्रॉब्लम आए जो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट करता हो, स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? इग्नोर कर दो, कि उसको कंसीडर करो। इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या? इंडिपेंडेंस, कि हमने क्लाइंट से दूर दूर रहना। स्केप्टिसिज्म को सामने, क्लाइंट जैसे ही गिफ्ट देने लगे फौरन कह दे रहा है नहीं सर, क्यों? स्केप्टिसिज्म बता रहा है भाई आज को ये गिफ्ट ले रहा है ना, फेवर दे रहा है, कल को फेवर लेगा भी कोई। स्केप्टिसिज्म यही कहता है ना, क्लाइंट गिफ्ट देगा। स्केप्टिसिज्म क्या कहता है हमारा? कि कल तो कोई फेवर लेगा भी।
तो स्केप्टिसिज्म ऑब्जेक्टिविटी को भी इंश्योर करता है कि नहीं? तो स्केप्टिसिज्म का फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। ये ले अभी पढ़ाया है, नहीं होगा, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। दिखावो, वो ऐड आती थी, दिखावो पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। हाँ, दिखावो पे ना, मैं तो वैसे ही पूछना कंसल्ट पक्का करने के लिए कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में और फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स में रिलेशनशिप है ना? है, बिल्कुल। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, ये कह रहा है, ये कह रहा है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, खत्म कहानी। ये था आपका कोड ऑफ एथिक्स। और अब ये आज की होम असाइनमेंट नोट कर ले, होम असाइनमेंट नोट कर ले। और कल हमने कोई ना कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कंफर्म है ना भैया। दिन एक भी नहीं जाया करना, दिन एक भी नहीं जाया करना हमने। ईद की नमाज के बाद डायरेक्ट इधर आ जाना। हाँ जी, हमें क्या, हम थोड़ी इधर होंगे, इधर कोई कुर्बानियाँ हो रही होंगी, आके हिस्सा डाल देना। अदर इनकम। तो ये असाइनमेंट नोट कर लीजिए, असाइनमेंट आपने लाजमी कल करके आनी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।